वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे सत्य की जीत। सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताएं और यही प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है बच्चों। सत्य की जीत खंड काव्य के नामकरण की सार्थकता उदाहरण द्वारा निरूपित कीजिए। और बच्चों, यही प्रश्न इस तरह से भी आता है कि सत्य की जीत खंड काव्य में निहित विचारधारा का विवेचन कीजिए। बच्चों, सत्य की जीत खंड काव्य सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो जो बच्चे सामान्य हिंदी के हैं और साहित्यिक हिंदी के हैं, वो सभी बच्चे सत्य की जीत खंड काव्य के जितने भी प्रश्न हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उनको याद करेंगे और परीक्षाओं में अच्छी तरह से लिख करके आएंगे ताकि उनके अच्छे अंक प्राप्त हों। बच्चों, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो आएगा चरिचित्रण, किसी भी का भी चरिचित्रण आ सकता है। द्रौपदी का, दुशासन का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, इनमें से कोई एक चरिचित्रण आएगा। और दूसरा प्रश्न आ सकता है कि सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या नामकरण की सार्थकता प्रस्तुत कीजिए, निरूपित कीजिए, या सत्य की जीत खंड काव्य में निहित विचारधारा का विवेचन कीजिए। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर एक ही रहेगा। आज हम इस वीडियो में खंड काव्य की विशेषताएं, नामकरण की सार्थकता और विचारधारा जो कवि की रही है वो समझेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा ही देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य सत्य की जीत के शीर्षक पर विचार किया जाए तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि खंड काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य असत्य पर सत्य को प्रतिष्ठित करना ही रहा है। और बच्चों, अगर इसके अतिरिक्त ध्यान दिया जाए तो जो सत्य की जीत खंड काव्य है उसमें मानवीय गुणों को तथा मानवीय गुणों के उदात्त भावनाओं के महत्व को दर्शाना भी खंड काव्य का उद्देश्य रहा है। सत्य की जीत खंड काव्य की जो सार्थकता है वो निम्नलिखित विशेषताओं से जानी जा सकती है। तो इतना समझ लो कि जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने जो ये खंड काव्य सत्य की जीत की जो रचना की है उसका जो शीर्षक रखा है सत्य की जीत, अगर हम उस शीर्षक पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि कवि का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सत्य पर जो है हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और उन्होंने कहा है इस खंड काव्य के माध्यम से कि मानवीय सद्गुणों को हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो बुरी भावनाएं होती हैं उनकी हमेशा ही हार होती है। और यही उद्देश्य इस खंड काव्य का भी रहा है। तो बच्चों, अब जानते हैं कि जो ये सत्य की जीत खंड काव्य है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कवि की इसमें क्या विचारधारा रही है, और कवि ने जो नाम रखा है सत्य की जीत वो किस प्रकार से सटीक है। पहली विशेषता आती है नैतिक मूल्यों को स्थापित करना। इसमें कवि ने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने सत्य की जीत खंड काव्य का जो उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना रहा है। और कवि के अनुसार वो क्या कहते हैं, देखिए, न्याय, समता, मैत्री, भ्रातृत्व भावना, स्नेहिल सह अस्तित्व, इन्हीं शाश्वत मूल्यों से बने विश्व का मंगलमय व्यक्तित्व। यानी कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि न्याय, समता यानी बराबरी, मैत्री, भाईचारा की जो भावना होती है, जो सह अस्तित्व की जो भावना होती है, इन्हीं मूल्यों से संसार का मंगल होता है। तो इस सत्य की जीत खंड काव्य में सबसे पहली विशेषता आती है नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, जो कवि का उद्देश्य भी रहा है। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर उन्होंने नैतिक मूल्यों को स्थापित किया है और बताया है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। दूसरी विशेषता है नारी की गरिमा को प्रस्तुत करना। सत्य की जीत खंड काव्य में नारी की गरिमा को विशेष महत्व दिया है। द्रौपदी का चरित्र इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, द्रौपदी क्या कहती है, उनका जो कथन है वो दर्शनीय है। यहाँ पर कहती है कि पुरुष उस नारी की देन, उसी के हाथों का निर्माण। यानी जो पुरुष है नारी की ही देन है, क्योंकि नारी की वजह से ही पुरुष आता है। नारी ना हो तो पुरुष कहाँ से आएगा। तो इसलिए द्रौपदी ने कहा है कि पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण। यहाँ पर कवि ने नारी की गरिमा को प्रस्तुत किया है। और सत्य की जीत खंड काव्य में द्रौपदी का रूप
जो हुआ है वो दुर्गा का रूप प्रस्तुत किया गया है और वह स्पष्ट करती है कि नारी केवल श्रृंगार तथा कोमलता की ही मूर्ति नहीं है, वह समय आने पर कठोर भी बन जाती है और दुर्गा से काली का रूप धारण कर दुष्टों का संहार भी कर सकती है। इस प्रकार कवि ने सत्य की जीत खंड काव्य में नारी की गरिमा को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो नारी होती है समय आने पर दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है और काली का रूप धारण करके दुष्टों का संहार भी कर सकती है, इसीलिए नारी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी विशेषता रही है विश्व बंधुत्व का संदेश। कवि ने सत्य की जीत खंड काव्य के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यदि मनुष्य सह अस्तित्व, न्याय, मैत्री, सहयोग तथा समानता आदि के मूल्यों को प्रतिष्ठित करे तो सारा जो संसार है वो एक ही कुटुंब की भांति प्रतीत होने लगेगा। इसमें कवि ने सत्य की जीत खंड काव्य के माध्यम से यही स्पष्ट किया है कि हर मनुष्य को सह अस्तित्व, न्याय, मैत्री, सहयोग और समता आदि के मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहिए, क्योंकि इसी से सारा जो संसार है वो एक परिवार के रूप में दिखाई देगा। सभी मनुष्य को भाई समझना चाहिए, सभी को एक समझना चाहिए, सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए और किसी से भी दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए। इसी का जो संदेश दिया है कवि ने सत्य की जीत खंड काव्य में दिया है और वो विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं कि सभी संसार को एक कुटुंब की भांति ही मानना चाहिए, तभी हमें ये सारा संसार एक कुटुंब की भांति लगेगा। अगली विशेषता आती है निरकुशवाद के दोषों को प्रकट करना। यहाँ पर सत्य की जीत खंड काव्य में जो कवि का उद्देश्य रहा है वो यही है कि निरकुश सत्ता को दोषपूर्ण दर्शाना रहा है। दुर्योधन निरकुश शासक था और उसकी निरकुश प्रवृत्ति के कारण ही इतने बड़े बड़े भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और आदि अन्याय को चुपचाप असहाय बनकर बैठे देखते रहे। सत्य की जीत खंड काव्य में कवि का उद्देश्य यही रहा है कि हमेशा जो निरकुश शासक होता है, जिस पर कोई भी अंकुश नहीं होता है, जिसे कोई रोकने वाला नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा हमेशा समाज के लिए, परिवार के लिए कष्टकारी होता है, दुख देने वाला होता है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि दुर्योधन भी ऐसा ही शासक था। उसके पिता का उस पर बहुत अधिक प्रेम था, वो निरकुश शासक था, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और इसका परिणाम महाभारत के युद्ध से देखा जा सकता है। तो हमेशा ऐसे ही जो शासक होते हैं, निरकुश शासक होते हैं, वो हमेशा ही दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं और दुर्योधन भी निरकुश शासक था। इसीलिए सभा में जब भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आदि लोग बैठे हुए थे तो वो चुपचाप उसके अन्याय को बैठे देख रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि निरकुश जो शासक होता है वो हमेशा ही दुखदायी होता है। इस सत्य की जीत खंड काव्य के उद्देश्य यही रहा है कवि का, निरकुशवाद के दोषों को प्रकट करना। अगली विशेषता आती है प्रजातांत्रिक भावना की स्थापना करना। जो सत्य की जीत खंड काव्य में कवि ने जहाँ एक और निरकुशवाद की निंदा की है, वहीं प्रजातंत्र के महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रजातंत्र की निरकुश को नियंत्रित कर सकता है। इस सत्य की जीत खंड काव्य में कभी यही विचारधारा रही है, इसलिए इस जो खंड काव्य का नाम है सत्य की जीत, वो सटीक और सार्थक है। यहाँ पर कवि की भावना जो रही है प्रजातांत्रिक भावना रही है, प्रजातांत्रिक भावना को स्थापित करना रहा है। ये जो सत्य की जीत खंड काव्य में कवि यही दर्शाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि हमेशा जो निरकुशवाद होता है वो खतरनाक होता है, दूसरों के लिए दुखदायी होता है। और सत्य की जीत खंड काव्य में कवि ने निरकुशवाद की निंदा की है और उन्होंने प्रजातंत्र के महत्व को स्वीकार किया है कि प्रजातंत्र हमेशा जनता के हित में ही होता है, क्योंकि जनता ही अपने शासक को चुनती है। इसीलिए प्रजातंत्र ही निरकुश को नियंत्रित कर सकती है और यही सत्य की जीत खंड काव्य में कवि की यही विचारधारा भी रही है और इसीलिए जो कवि ने अपने खंड काव्य का नाम रखा है सत्य की जीत, वो सटीक भी है और सार्थक भी है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताओं को समझा, उनके नाम की सार्थकता को समझा और जो कवि की विचारधारा है उसको समझा। अगर ये प्रश्न किसी भी तरह से आता है, विशेषताएं पूछी जाती है, नामकरण की सार्थकता पूछी जाती है या कवि की विचारधारा पूछी जा सकती है, तो आप इसी तरह से इसलिए उत्तर लिखेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रह पाएँ। धन्यवाद।